Assalamualaikum class. Let's discuss return. A return, also known as financial return, in its simplest term is the money made or lost on an investment over some period of time. आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, being an individual, being an investor. जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके रिटर्न में आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा होता है, कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रहा होता है, जिसे हम फाइनेंशियल रिटर्न कहते हैं. अगर वो रिटर्न ज़्यादा मिलता है, हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली मिलता है, देन हम कहते हैं कि इसमें कोई रिस्क नहीं है. जबकि वो रिटर्न हमारे एक्सपेक्टेशन से कम मिलता है तो हम कहते हैं इसमें रिस्क इन्वॉल्व है. क्लियर? A return can also be expressed as a percentage derived from the ratio of profit to the investment. A return in the form कि अगर आपने जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने इन्वेस्टमेंट की है उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्रॉफिट का कुछ पोर्शन मिलेगा, लाइक वो परसेंटेज भी तय कर देते हैं और उस परसेंटेज के अकॉर्डिंगली आपको उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है. क्लियर? आगे बात करते हैं व्हाट डज रिस्क एंड रिटर्न मीन्स. रिस्क और रिटर्न का क्या मतलब है, मतलब दोनों का साथ में बात करें तो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल रिटर्न राइजेस विद एन इंक्रीज इन रिस्क. अब यहाँ पे रिस्क एंड रिटर्न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. जैसे जैसे आपका रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है, रिस्क इंक्रीज हो जाता है, उसका रिटर्न के चांसेस भी आपके पास ज्यादा होते हैं. According to the risk-return trade-off, invested money can render high profits only if the investor will accept a higher possibility of losses. रिस्क और रिटर्न की अगर हम बात करें, मतलब इट्स अ ट्रेड ऑफ कि कितना रिस्क है तो कितना रिटर्न होगा. रिस्क कम है तो रिटर्न कम होगा, रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा होगा. तो कोई भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां ये रिस्क है कि इसके प्रॉफिट ज्यादा हो सकते हैं, तो वहां पे चांसेस हैं कि आपके पास प्रॉफिट ज्यादा है तो आपके पास रिटर्न भी ज्यादा होंगे, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि उसके अंदर रिस्क कितना इन्वॉल्व है. फर्दर बात करते हैं रिस्क रिटर्न एनालिसिस की. A risk return analysis seeks efficient portfolio, that is those which provide maximum return on an average for a given level of portfolio risk. पोर्टफोलियो की बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब मैं रिस्क एक्सप्लेन कर रही थी तब मैंने आपको बताया था कि आपने कंपनी ए में शेयर परचेज किए, कंपनी बी में किए, कंपनी सी और कंपनी डी में किए हैं, और ये चारों शेयर्स आपके कलेक्टिवली इनका परसेंटेज कैलकुलेट करें तो वो आ रहा है 100%. तो ये आपने क्या किया है, शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाया है. हम आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज पोर्टफोलियो और वो कैसे बनाया जाता है. तो ये आपने बेसिकली एक पोर्टफोलियो बनाया है. इस पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली कुछ इसमें रिस्की एसेट्स होते हैं जिसमें रिटर्न ज्यादा होता है, कुछ इसमें रिस्क फ्री एसेट्स होते हैं हमारे जिसका ना रिस्क होता है तो फिर उसका एक स्टेबल रिटर्न आता है. क्लियर? एक एवरेज रिटर्न आ रहा होता है. ओवरऑल आप जो पोर्टफोलियो बनाते हैं उसमें एक एवरेज रिटर्न आपके पास आ रहा होता है. क्लियर? It examines investment opportunities in terms of familiar to the financial practitioner. The risk and return of investment portfolio. ये एक फाइनेंशियल प्रैक्टिशनर एक फाइनेंशियल एनालिसिस बेहतर बता सकता है कि किस तरीके से रिस्क और रिटर्न का प्रॉपर इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होता है, और आप जो पोर्टफोलियो बनाते हो उसके अंदर कौन कौन से किस किस कंपनी के शेयर्स आप ले रहे हैं, ताकि पता चले कि कौन सी कंपनी स्टेबल हैं और कौन सी कंपनीज रिस्की हैं. अगर 100% रिस्की कंपनीज में कर दोगे तो पूरा का पूरा पैसा आपका डूब जाएगा. अगर यही पैसा पार्शियली रिस्की कंपनीज में करोगे, पार्शियली स्टेबल कंपनीज में करोगे और एक परफेक्ट पोर्टफोलियो बनाओगे, तो आपके पास समझ आ रहा होगा आपको कि ठीक है, अगर कहीं से मैंने रिस्क लिया है और वहां से मुझे एक्सपेक्टेशन है कि रिटर्न ज्यादा मिलेंगे, तो कहीं और मैंने अपने रिटर्न सेव कर दिए हैं कि कुछ भी होगा इतना रिटर्न तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा. क्लियर? और जैसे जैसे आपके रिटर्न्स इंक्रीज होते जाते हैं आप उस रिटर्न पे फर्दर रिस्की कंपनीज के एसेट्स परचेज करते हैं, शेयर्स परचेज करते हैं, देन उस पे आप फर्दर रिटर्न अर्न कर रहे होते हैं. हाउ डू यू मेजर रिस्क एंड रिटर्न? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्क एंड रिटर्न कैसे मेजर करते हैं?
Based on concept, here we will discuss how we measure risk and return. The standard deviation is used in making an investment decision to measure the amount of historical volatility associated with an investment relative to its annual rate of return. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से रिस्क एंड रिटर्न को मेजर किया जाता है। तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। हमने अपने स्टैट्स में भी कुछ कैलकुलेशंस किए हैं, वहाँ से भी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। अगर नहीं करना आता फॉर इंस्टेंस तो कॉन्सेप्चुअली समझो अभी इस चीज को। जब आपको कॉन्सेप्चुअली चीजें समझ आएंगे देन हम कैलकुलेशन से भी समझना सीख लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू आपको पास आप कैलकुलेट करते हो कि जहाँ पे भी हमने इन्वेस्टमेंट की है वहां से जो रिटर्न हमें आ रहा है उस रिटर्न के अंदर कितना रिस्क शामिल है। अगर रिस्क ज्यादा होगा तो हमारा रिटर्न भी ज्यादा होगा, अगर रिस्क कम होगा तो रिटर्न कम होगा। अब यहाँ पे रिस्क और रिटर्न के बीच में जो इक्विलिब्रियम हो रहा है, अगर वो ज्यादा है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्यादा होगा। अगर वो वेरिएशन, अगर वो चेंजेस कम है तो वॉलेटिलिटी भी कम होगी और स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम होगा। क्लियर? It indicates how much the current return is deviated from its expected historical normal return. ये इंडिकेट कर रहा होता है कि जो अभी हम इस वक्त करंट रिटर्न ले रहे हैं और नॉर्मली एक्सपेक्टेड रिटर्न के बीच में कंपैरिजन करते हैं कि प्रीवियसली एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना था और इस वक्त करंटली हम एक्चुअली में कितना रिटर्न रिसीव कर रहे हैं। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितना रिस्क इन्वॉल्व है। आगे बात करते हैं व्हाट इज द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। मोर और लेस कॉन्सेप्ट हम रिस्क एंड रिटर्न पे ही बात कर रहे हैं, कुछ हम एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ को हम देख रहे हैं किस तरह से मेजर कर रहे हैं और किस तरीके से रिस्क और रिटर्न का आपस में बेसिक रिलेशनशिप इन्वॉल्व है। जनरली द हायर पोटेंशियल रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट द हायर द रिस्क। जितना ज्यादा रिटर्न इन्वॉल्व होगा एक इन्वेस्टमेंट के अंदर उतना ही ज्यादा उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व होगा। There is no guarantee that you will actually get a higher return by accepting more risk. और ये कंफर्म भी नहीं है कि जहां आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो वहां ज्यादा ही रिटर्न मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिस्की कंपनीज हैं जो रिटर्न पे नहीं करती और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिफॉल्ट कर जाती हैं और वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। Diversification enables you to reduce the risk of your portfolio without sacrificing potential returns. यहाँ पे बात हो रही है डाइवर्सिफिकेशंस की। डाइवर्सिफिकेशंस इन द सेंस ऑफ व्हाट कि आप जो पोर्टफोलियो बना रहे हो, आप जो 4 कंपनी की शेयर्स परचेज कर रहे हो अलग अलग कंपनीज की, वो पूल जो बना रहे हो, शेयर्स का जो पूल बना रहे हो, उस पूल के अंदर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज होती हैं ताकि आप ये देखो कि कहीं एक तरफ ज्यादा आपके पास रिस्क है तो दूसरी तरफ आपके पास स्टेबल रिटर्न भी है कि अगर एक कंपनी भी डूब जाती है और आपको रिटर्न नहीं मिलता, इट्स ओके, आपको दूसरी तरफ इतना रिटर्न मिल रहा है कि आपको लॉस नहीं होगा, जो ओवरऑल एवरेज लॉस है वो नहीं होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे पोर्टफोलियो की। A portfolio is a collection of financial investments. It's a collection of financial investments like stocks, bonds, commodities, cash and cash equivalents including closed-end funds and exchange-traded funds. अब ये सारे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आप फाइनेंशियल मार्केट के अंदर करते हैं, जिसमें आपके पास स्टॉक्स शामिल है, बॉन्ड्स, आपके पास कमोडिटीज शामिल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स शामिल है, इसके अलावा क्लोज एंड फंड्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी शामिल है और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपके पास शामिल है एक पोर्टफोलियो के अंदर। या आप उसके अंदर सिर्फ शेयर्स लेते हैं या शेयर्स एंड बॉन्ड्स भी ले रहे होते हैं, उसके अंदर कमोडिटीज भी। तो एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनता है जिसमें सारी अलग अलग कंपनीज का रिस्की कंपनीज भी शामिल होती हैं और स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी वाली कंपनीज भी शामिल होती हैं। तो हर कोई अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बना रहा होता है। फर्दर बात करते हैं, a portfolio may contain a wide range of assets including real estates, art and private investments. एक पोर्टफोलियो जब आप बना रहे होते हैं तो पोर्टफोलियो के अंदर रियल एस्टेट, आर्ट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भी शामिल होती हैं। क्लियर? यहाँ पे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो। सबसे पहले जब पोर्टफोलियो बनाया जाता है, पोर्टफोलियो मीन्स
मैं बार बार सेम बात कर रही हूँ कि आपको आई होप सो पोर्टफोलियो समझ आया हो कि डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स का जो पूल बनता है कि मैंने 20% यहाँ से ले लिए, 25% दूसरी कंपनी से ले लिए, 25% तीसरी कंपनी से ले लिए और मैंने 30% चौथी कंपनी से ले ली। ये पूरा मैंने 100% पूल बना लिया। अब इस पूल में मैं देख रही हूँ मेरे पास एवरेज रिटर्न कितना आ रहा है। क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो टू मिनिमाइज द रिस्क एंड टू मैक्सिमाइज रिटर्न। जितना कम से कम रिस्क आप करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपको रिटर्न मिल सके। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। आप जो पोर्टफोलियो बना रहे हैं उस पे आप एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना अज्यूम करते हैं। द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन अ पोर्टफोलियो इज द वेटेड एवरेज ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑन द इंडिविजुअल सिक्योरिटी। अब आप यहाँ पे जो रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा वो ओवरऑल एवरेज रिटर्न होगा, वेटेड एवरेज रिटर्न। मींस अगर आप 4 कंपनीज के शेयर्स परचेज करके आप रख रहे हैं और उन चारों कंपनीज में अलग अलग रिटर्न मिलेगा, तो उन अलग अलग रिटर्न्स का आप एक एवरेज निकाल दोगे कि ऑन एन एवरेज मेरे पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली मुझे इतना % रिटर्न मिल रहा है। तो वो जो आप वेटेड एवरेज निकालोगे वो वेटेड एवरेज ही आपका ओवरऑल एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है आपके पोर्टफोलियो पे। इस पे अगर मैं एग्जांपल कोट करूं आपको तो इसमें बात हो रही है कि आप अपनी क्लास में 6 कोर्सेज पढ़ते हैं, कुछ बच्चे 5 पढ़ रहे होते हैं। आपके पास नॉर्मली एवरेज की मैं बात कर रही हूँ कि एवरेज के बीबीए का बच्चा अगर 6 कोर्सेज पढ़ रहा है तो 6 कोर्सेज पे उसकी अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग जीपीए बनती है। उस जीपीए को आप कलेक्टिवली देख रहे होते हो तो आपके पास सीजीपीए बन रही होती है। तो CGPA is basically what a weighted average GPA means weighted average पे बन रही है, आपकी cumulative GPA बन रही है और यहाँ पे वही चीज हो रही है कि weighted average expected return आपके पास आ रहा है ओवरऑल पूरा पोर्टफोलियो का। क्लियर? फर्दर बात करते हैं व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क। पोर्टफोलियो के अंदर 2 टाइप्स के रिस्क होते हैं। जनरली बात करूं फाइनेंशियल थ्योरी क्लासिफाइज investment risk affecting asset values into 2 categories, systematic risk and unsystematic risk. Systematic risk की बात करूँ तो financial risk is also called as systematic risk. ये एक ऐसा रिस्क है जो बिल्ट इन शामिल होता है, इनहेरेंटली शामिल होता है। आप जो भी पोर्टफोलियो बनाएंगे उस पोर्टफोलियो के अंदर इनहेरेंट रिस्क होता है कि इतना % चांसेस हैं आपके पास पैसे ना रिकवर होने के, बाकी रिमेनिंग % आपके पास रिटर्न आएगा ही आएगा। क्या? अनसिस्टमेटिक रिस्क एक ऐसा रिस्क जो हमारे सिस्टम से बाउंडेड नहीं है, जो हमारे डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे, कंडीशंस पे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे, नेचुरल डिजास्टर्स पे और ह्यूमन कॉज पे। तो वहां से डिपेंड कर रहा होता है, ये हमारे अपने हाथ में नहीं होता, ये डिपेंड कर रहा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस पे और बेस्ड ऑन अवेलेबल सिचुएशंस, अवेलेबल रिसोर्सेज पे। फर्दर बात करती हूँ हाउ इज पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेटेड। किस तरीके से पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट किया जाएगा। द लेवल ऑफ रिस्क इन अ पोर्टफोलियो इज ऑफन मेजर्ड थ्रू यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने देखा कि पोर्टफोलियो में हम लेवल ऑफ रिस्क कैसे मेजर कर रहे हैं, उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से, विच इज कैलकुलेटेड एज अ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन से हम रिस्क को मेजर कर रहे हैं। जितनी वेरिएबिलिटी आएगी, जितना चेंज आएगा, वही चेंज शो कर रहा होगा कि यहाँ पे कितनी शेयर प्राइस में वॉलेटिलिटी है। वॉलेटिलिटी मींस डिफरेंस कितना आ रहा है और उसी डिफरेंस की बेस पे बताया जाता है यहाँ पे रिस्क ज्यादा है। If data points are far away from the mean, the variance is high and the overall level of risk in the portfolio is high as well. आपको पता है जितना वेरिएंस ज्यादा होगा, लाइक आपकी जीपीए आ रही है किसी कोर्सेज में आपके पास 2 आ रही है, किसी के पास 2.5 आ रही है, किसी के पास 4 आ रही है, तो वो एट लार्ज अलग अलग अगर वेरिएशन आ रही है तो फिर आपका क्यूमुलेटिव भी वैसा ही बनेगा, आपका वेटेड एवरेज भी वैसा ही बनेगा। जितना ज्यादा वेरिएंस होगा उतना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा उस पोर्टफोलियो के अंदर। क्लियर? फर्दर बात करते हैं व्हाट इज पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न। व्हाट इज पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न। एक पोर्टफोलियो बनता है, उसके अंदर रिस्क कितना है और उसका रिटर्न कितना मिल रहा है।
हमने कॉन्सेप्ट से चीजें डिस्कस कर ली हैं, फर्दर हम बाय वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। पोर्टफोलियो रिटर्न रेफर्स टू द गेन और लॉस रियलाइज्ड बाय एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कंटेनिंग सेवरल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस की कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल है। उन सारी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट से हम देख रहे होते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो किस किस इन्वेस्टमेंट पे बना है और उस पोर्टफोलियो के अंदर कितना गेन आ रहा है, कितना लॉस आ रहा है। अगर हमारे पास लॉस आ रहा है तो मतलब हमारे पास पोर्टफोलियो का रिटर्न बहुत कम आ रहा है या नेगेटिव में आ रहा है, और अगर पॉजिटिव आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, गेन आ रहा है, तो फिर हम कहते हैं पोर्टफोलियो का रिटर्न अच्छा है। Portfolio aim to deliver returns based on the stated objectives of the investment strategy as well as risk tolerance of the type of investors targeted by the portfolio. और इसके अलावा जब हम पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं तो हमारा यही ऑब्जेक्टिव होता है कि जहाँ पे भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां से हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, और इसके अलावा वहां पे जो भी रिस्क इन्वॉल्व है वो रिस्क का लेवल इतना होना चाहिए कि हम डिफॉल्ट की तरफ ना जाएं, हम कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर हासिल करें। अब वो कुछ ना कुछ रिटर्न आपका बेस कर रहा होता है आपके एक्सपीरियंस से कि किस ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स हमें खरीदने चाहिए, किसके नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली आपको पता चलता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ की है। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो ज्यादा से ज्यादा जो एक्सपीरियंस होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा शेयर्स रिस्की ऑर्गेनाइजेशंस के ही लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है ये शेयर्स इंक्रीज होंगे और मुझे मेरा रिस्क का रिटर्न मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द कंपनीज, मोस्ट ऑफ द, इवन दो अब तो, पहले तो इंडिविजुअल्स सिर्फ इन्वेस्ट करते थे, अब तो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स आ गए। कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स कौन है? वो जर्नल से पैसा खरीदते हैं, सारा जो इंडिविजुअल होते हैं वहां से पैसा लेके कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो फर्दर आगे पूल में इन्वेस्ट करते हैं, और पूल में इन्वेस्ट करने से उनको ज्यादा फायदा होता है, मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा होता है। क्लियर? थैंक यू सो मच क्लास। आई होप सो यहाँ पे आपको लेक्चर समझ आया होगा सारा। इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने ओवरऑल पहले रिटर्न डिस्कस किया है, देन टाइप्स ऑफ रिटर्न्स डिस्कस की। उसमें बिजनेस रिस्क का है, नॉन बिजनेस रिस्क का है, फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क की फर्दर 5 टाइप्स थी, आपने 1 बाय 1 सारी टाइप्स देखी हैं कि कौन कौन सी आ रही थी इसमें, और इसके अलावा उनके क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या मिटिगेशन प्रोसेसेस हैं, आपने वो भी सारे समझे। और मैक्सिमम आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू कवर द टॉपिक रिगार्डिंग रिस्क एंड रिटर्न। इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ पे कैलकुलेशन की जाती है, तो आई विश कि वो बोर्ड पे हम करते तो आपको ज़्यादा अच्छे से मैं समझा सकती, बट ये कि आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। डिस्पाइट प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं अपलोड कर दूंगी, और उसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देख लेंगे कि रिस्क एंड रिटर्न में कैसे होते हैं। कुछ चीजें प्रैक्टिस में बार बार आ रही होती हैं, वो ज्यादा अच्छे से समझ आती हैं। इसके अलावा मैं बात कर रही थी यहाँ पे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क की। हमने इंडिविजुअल बेसिस पे इंटरेस्ट रिस्क देखा, मार्केट रिस्क देखा, लिक्विडिटी रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। अब यहाँ पे आपको अच्छे से ये चीज आ सकती है कि ओवरऑल इन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये पांचों रिस्क इन्वॉल्व हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन का करंट स्टेटस क्या होगा और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे। लाइक इन इंटरेस्ट रेट रिस्क से वो कैसे मिटिगेट करेगी, मार्केट रिस्क से कैसे मिटिगेट वो ऑर्गेनाइजेशन करेगी, वही ऑर्गेनाइजेशन लिक्विडिटी का रिस्क भी फेस करिए, क्योंकि ये इस तरीके से है अगर एक बार एक रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है, दूसरा रिस्क इन्वॉल्व, तो रिमेनिंग 2 और 3 रिस्क ऑलरेडी इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस आपने देखा होगा जब इन्वेस्टमेंट करती हैं तो वो इंडिविजुअल बेसिस पे भी करती हैं और कंपनी लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वहाँ पे कंपनी की बेस्ट प्रायोरिटी है, बेस्ट प्रैक्टिसेस है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में हम इन्वेस्ट करें ज्यादा से ज्यादा जहाँ से हमें रिटर्न भी ज्यादा से ज्यादा मिल सके। अब मार्केट रिस्क इन्वॉल्व है तो मार्केट रिस्क के अंदर आपके पास बहुत सारे ऐसे इंटरेस्ट रेट के रिस्क भी इन्वॉल्व होंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी इन्वॉल्व होंगे। क्लियर? तो ये आपस में ये सारे रिस्क कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। मीन्स लाइक एक रिस्क के होने की वजह से दूसरा रिस्क भी आ गया। क्लियर?
हमने सारे टाइप्स ऑफ रिस्क डिस्कस कर लिए। देन हमने फर्दर डिस्कस किया रिटर्न के बारे में। रिटर्न के बाद हमने पोर्टफोलियो डिस्कस किया और किस तरीके से पोर्टफोलियो जब हम बनाते हैं तो उसमें रिस्क और रिटर्न को ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हैं। जब भी पोर्टफोलियो बनता है तो प्रायोरिटी होती है कि कितना रिस्क शामिल है और कितना रिटर्न हमें मिलेगा। अगर वो कलेक्टिवली बेसिस पे आप करते हो तो ये डाइवर्सिफिकेशन कहलाती है, और डाइवर्सिफिकेशन में आपके पास रिस्क सबसे ज़्यादा होता है और रिटर्न सबसे ज्यादा होता है। कोशिश होती है रिस्क जितना जितना हो वो कम हो डाइवर्सिफिकेशन में, कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरफ से आपके पास मिटिगेट हो जाए वो रिस्क, और जहाँ रिस्क ज्यादा होता है वहाँ रिटर्न भी ज्यादा इन्वॉल्व होता है। आई होप सो क्लास आपको यहाँ पे लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे होम।